समझो, अब जो जियोट्रॉपिकल विंड होती है उसी का एक फॉर्म होती है, पर्टिकुलर फॉर्म, जो कि काफी फास्ट मूव करती है। कहाँ पे? वो जो 30 डिग्री तुम्हारा सब ट्रॉपिकल आपका जो जोन बना था ना, सब ट्रॉपिकल आपका वेस्टर्ली जोन बना था, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। इस समय इस लोकेशन पे जो आपकी जियोट्रॉपिकल विंड होती हैं उन्हीं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। एक पर्टिकुलर इस जेट मतलब क्या होता है? बहुत स्पीड वाला। तो ये बहुत स्पीड की होती है और यहाँ पे क्या होता है, अपर ट्रोपोस्फेयर में वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जियोट्रॉपिकल विंड जो कि बहुत स्पीड में होती है, एक ग्रुप मतलब होता है 100 किलोमीटर की रेंज का, जो कि इतनी स्पीड से आती है, उसको बोलते हैं तुम्हारा जेट स्ट्रीम, ठीक है। जैसे समझाता हूँ क्या होता है, देखो। तो तुम्हारा क्या होता है, फिर से दिखाता हूँ डायग्राम, समझो। ज्योग्राफी पढ़ाना बिल्कुल अलग चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारा यूज करना पड़ता है। अब यहाँ से जो एक यहाँ पे मान लो हुई, कहीं बराबर हो गया, तो इस लोकेशन पे जो जियोस्ट्रॉपिकल विंड होती है, जियोस्ट्रॉपिकल जो विंड होती है या जियोस्ट्रॉपिकल जो स्ट्रीम होती है वो, ठीक है, वो जो होती है इसी को बोलते हैं तुम्हारा जेट स्ट्रीम, ठीक है। एक सेकंड को, जियोस्ट्रॉपिकल विंड और जेट स्ट्रीम यहीं पे होती है, ठीक है। ओके, तो देखो पढ़ लो क्या लिखा है, समझा दे रहा। क्या लिखा है? जेट स्ट्रीम इज नैरो फास्ट मूविंग एयर इन अपर ट्रोपोस्फेयर अराउंड 8 to 15 किलोमीटर ऊपर, that flow from west to east, a specific atmospheric feature, very strong westerly current, बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली करंट होता है जो वेस्ट से ईस्ट के आता है, उसको इस बार वेस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है। फाउंड मेनली इन अ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट, जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट हाई होने से क्या होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो जहां पे सबसे ज्यादा होता है उसी मूवमेंट पे आपकी जेट स्ट्रीम बनती है, ठीक है। रिक्वायर शार्प थर्मो कॉन्ट्रास्ट, जो तापमान में है वो काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, उस जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उस लोकेशन पे जो सबसे ज्यादा तेज हवा जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब लोगों को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, कि जियोट्रॉपिकल विंड जो है ना, ये जनरल प्रिंसिपल है, होता है बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस। बट जेट स्ट्रीम क्या है? वो एक रियल है, इंटेंस है, हाई एल्टीट्यूड मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल। तो ये क्या है, एक तरीके से मान लो जो ट्रॉपिकल विंड है इसके अंदर एक पर्टिकुलर, वो क्या है, जेट स्ट्रीम है, बस ये समझ लो, जो कि बहुत स्पीड से है और एक पर्टिकुलर लेटीट्यूड पे जाती है, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अभी जेट स्ट्रीम और जियो ट्रॉपिकल विंड में समझ में आ गया? एक बार फिर से बताओ, किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो। नेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाइट्स जो मैंने समझाया था, एट 30 डिग्री लेटीट्यूड पे द एयर इज मच कूलर एंड डेंसर, सो विद नो स्ट्रॉन्ग सरफेस हीट टू कीप इट बॉइंट। अब इक्वेटर के पास जो हीट थी वो तुम्हारी 30 डिग्री पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो और आपकी एयर कूल हो जाती है, तो क्या होता है, डिफरेंस नहीं होता, प्रेशर ग्रेडियंट खत्म हो जाता है, और इससे क्या होता है, एयर जो सिंक होने लगती है। अब जो सिंकिंग एयर होती है ये क्या होती है, वार्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन में इसका उल्टा होता है, वहां पे एडियाबेटिक कूलिंग होती है, यहाँ पे क्या है, सिंकिंग एयर एडियाबेटिकली वार्म होती है। जब एयर ऊपर से नीचे आएगी ना वो वार्म होती है, उसकी मैकेनिज्म समझ लो क्या होता है। ये देखो क्या होता है, अच्छा ये, अच्छा जहां पे जो फॉर्मेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाइट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंकिंग एयर वार्म्स होती है एडियाबेटिकली, लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाउड नहीं बनते, बिल्कुल क्लाउड फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, नो क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लियर स्काई बनते हैं। तो देखते हो 30 डिग्री जहां पे होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री पे वहां पे बहुत क्लियर स्काई होते हैं, ड्राई कंडीशन होती है। अब डाउनवर्ड मोशन कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर नियर द सरफेस। अब इसी को बोलते हैं, कोई बताएगा एल्टीट्यूड को बोला जाता है, ये समझाओ। किसी को पता है एक्चुअली इसका नाम कहां से आया था, हॉर्स एल्टीट्यूड का? 30 डिग्री पे क्या होता है, जब एयर सिंक हो रही है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन खत्म हो गया है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो क्या है ना, कोई विंडी नहीं है ऊपर, बिल्कुल एक क्लियर स्काई है। तो जो शिप्स होते थे उसमें सिर्फ मोटर मोटर से तो चलते ही थे, वो क्या करते थे, मानसून के कहाँ चलते थे। अब वहां पे क्या हाई प्रेशर है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो शिप ना 30 डिग्री लेटीट्यूड पे स्टक हो जाते, रुक जाते थे। अब रुक जाते थे तो शिप फंस जाता था 15-20 दिन। तो क्या करते, उसको हल्का कर देते थे। हल्का कैसे करते थे, वहां से घोड़ों को फेंक देते थे, जिससे हल्का हो जाता है, तब जाके शिप मूव करता था, इस मारे उसको हॉर्स एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा इसका मतलब। हम्म, क्लियर, ठीक है। ये अगला टॉपिक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली। अब ये इंपॉर्टेंट है, सब ट्रॉपिकल जेट वेस्टर्ली, इसको समझाता हूँ क्या होता है। एयर राइज नियर द इक्वेटर, ये तो पता है सबको। एयर मूव्स पोलवर्ड, इफेक्ट मूविंग पोलवर्ड, जब आपका इफेक्ट होता है मूविंग पोलवर्ड का तो क्या होता है, एज द एयर मूव्स
फ्रॉम इक्वेटर टू सब ट्रॉपिक्स रेडियस ऑफ द रोटेशन डिक्रीजेस। अब समझा लो इसका मतलब। फिर से जिनको नहीं समझ में आया था फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इक्वेटर होता है इस पे सबसे ज्यादा रेडियस होती है, त्रिज्या। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सर्किल उसकी रेडियस कम होती जाएगी। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस, जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है इसकी इसकी रेडियस तो आई कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। समझना। अब क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, समझने की जरूरत नहीं बट समझ लो फिर भी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी आइडिया हो जाए। टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आ, कोई एक बंदा सर्किल में घूम रहा है। ठीक है, उसको कोई बाहर से अगर रोकेगा नहीं तो घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो मतलब मशीन मान लो, ठीक है, घूम रही जब तक उसको एक्सटर्नल रोकेंगे तो चलती रहेगी। तो उसी चीज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कि जो आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना होता है क्योंकि एनर्जी कंजर्व ही रहती है। ठीक है, आपको क्या होगा समझना, इसका जो फॉर्मुला होता है एंगुलर मोमेंटम का वो एमवीआर होता है, एम इंटू वी इंटू आर, मास वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब लोग डर गए होंगे ये क्या बोलते हैं फॉर्मुला वॉर्मुला, अरे दिमाग लगाना कुछ नहीं है। जैसे जैसे रेडियस तुम्हारी कम होगी, ऊपर जाओगे, इक्वेटर से पोल साइड जाओगे, रेडियस कम होगी, तो वेलोसिटी को क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा, वी हैज टू इंक्रीज सो दैट आपका एल कांस्टेंट रहे। अब जब वी बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेम एरिया कवर कर रहा है ये वी बढ़ी, इसको तेज करना है, तो वी बढ़ेगी, एरिया कम हो गया। तो क्या करती है ये जो विंड होती है ये क्या करने लगती है, बैंड होने लगती है, मेंडरिंग करने लगती है, क्योंकि उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिल जाएगा। ये समझ में आया कि ये जो मेंडरिंग होती है ना ये क्या होती है, ये इस मारे करती हैं क्योंकि इनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, इनकी स्पीड बढ़ गई है। तो स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस तुम्हारी डिस्टेंस सॉरी कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, तो ये क्या करेंगे मेंडर कर लेंगे, इससे क्या होगा डिस्टेंस बढ़ जाती है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब इसी मारे जो तुम्हारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली होती है ये मेंडरिंग करती है, इसी मेंडरिंग का ही रोल है इंडियन मानसून में, इस बारे में समझाया। ठीक है, अब समझाता हूँ क्या होता है। दिस इंक्रीज टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली। अब जो होता है इसी के कारण, एक बार फिर से समझ लो क्या लिखा है, कि जैसे जैसे तुम इक्वेटर से दूर जाओगे आपकी आर कम हो जाएगी, वी बढ़ जाएगा, वी बढ़ेगा तो क्या होगा मेंडरिंग हो जाएगी। मेंडरिंग मतलब होता है ऐसे घूमना। अब इससे दिस इंक्रीज सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड इन द अपर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड इसी एरिया पे 30 डिग्री के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड आती है। ठीक है, वही जो जेट स्ट्रीम होती है 30 डिग्री पे जो वेस्ट से आ रही होती है उसी को बोलते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली। जो आपकी वेस्टर्ली आ रही है उसी को बोलते हैं जो जेट स्ट्रीम वेस्टर्न वेस्टर्न से आ रही है और 30 डिग्री के आसपास है, यही हमारा मानसून में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये समझ में आ गया कि ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली क्या है। ठीक है, एक जेट स्ट्रीम है 30 डिग्री के आसपास है, वेस्ट से आ रही है, बस इतना है, ये मेंडरिंग कर रही है। अब जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया था, हवा नहीं आई थी, ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक चीज समझाता हूँ। पता है तुम लोग को ये पता है कि, अब समझाता हूँ क्या गेम था, कि एक्चुअली समझाता हूँ, अगर तिब्बत का प्लेटू और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज्यादा हीटअप हो रहे हैं, ठीक है, तो वो टेम्परेचर वहां पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कल जो क्वेश्चन था उसका आंसर समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली होती है ये एक तरह फास्ट रिवर की तरह है, एयर जा रही है हवा में बहुत तेज, ठीक है, एयर हाई इन स्काई, इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन हाउ बिग टेम्परेचर डिफरेंस इज बिटवीन द वार्म ट्रॉपिक्स एंड कोल्ड आर्कटिक। ठीक है, जो तुम्हारी हेडली सेल होती है वो थर्मली इंड्यूस है, और जो फेरर सेल है वो हेडली सेल और पोलर सेल के कारण बनती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इसमें इक्वेटर और पोल के बीच में, उतनी तुम्हारी हेडली एंड पोल सेल स्ट्रांग होंगी और वो तुम्हारी फेरर सेल को स्ट्रांग करेंगी। सबको हवा नहीं आया मतलब, देखो क्या होता है समझा दे रहा, देखो समझना है, जितना हो सके दम लगा लो, समझ जाओगे, जीवन आसान हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पढ़ने से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब समझाता हूँ क्या होता है, समझो। नहीं, जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बात है, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए। ठीक है, गिव अप मत करना, ट्राई करते हैं, इसी लेक्चर को 3-4 बार देख लेना, मैं बता रहा हूँ डायग्राम के साथ है, याद हो जाएगा तुम लोगों को। देखो क्या होता है समझो, ये जो सेल है हेडली सेल, ये क्या है थर्मली इंड्यूस है,
थर्मल इंड्यूस का मतलब क्या है? ये सूर्य की किरणों से, उसकी ऊर्जा से बन रही है। ये भी क्या है? सूर्य की ऊर्जा ना होने से यहाँ पे ठंडा है। अब समझो, जितना ये डिफरेंस कम होगा, यहाँ पे क्या है? लो टेम्परेचर, यहाँ पे क्या? हाई टेम्परेचर। जितना ये तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, मान लो ये तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस T1 है, ठीक है, T1। अब ये जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना क्या होगा? ये जो सेल बन रही है फेरर सेल, वो उतनी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका बनने का कारण क्या है? ये दोनों सेल, इट इज अ सेकेंडरी सेल डिपेंडेंट ऑन, सेकेंडरी सेल डिपेंडेंट ऑन किसमें? पोलर सेल एंड हेडली सेल, इस पे डिपेंडेंट करती है। और ये जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ये स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। और इसका बनने के कारण ही, जितनी ये स्ट्रांग ये होगी सेल, उतना तुम्हारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर उतना ही हाई होगा, ठीक है। और जितना सब ट्रॉपिकल प्रेशर हाई होगा, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, उसका रोल होता है, वो चेंज होती है, ठीक है। अब इतना समझ लो क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा है समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि द इट्स स्पीड्स, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, उसकी स्पीड डिपेंड ऑन हाउ द बिग डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है कितना ज्यादा है बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द कोल्ड आर्कटिक। अब वेन आर्कटिक जो है वो तुम्हारा ज्यादा कोल्ड हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज एल्बिडो। जो तुम्हारा एल्बिडो बढ़ गया तो उसका मतलब बहुत ठंडा हो गया आर्कटिक। इससे क्या होगा? बिगर टेम्परेचर गैप। ये आपका टेम्परेचर गैप किसके बीच में? जो तुम्हारा 60 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला पोल वाला, ये बहुत ठंडा हो गया, तो टेम्परेचर गैप बढ़ गया। समझ में आ गया? टेम्परेचर गैप बढ़ने से क्या होगा? आर्कटिक एक्स्ट्रा कोल्ड हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। इससे क्या होगा? जब टेम्परेचर गैप बढ़ गया है, इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। जो डिफरेंस था टॉपिक, और जो भी डिफरेंस था टॉपिक एंड पोलर वाले में, वो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया। इससे क्या होता है? एयर प्रेशर चेंजेस मोर शार्पली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। चेंज जो है वो बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे लिखा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी तुम्हारी फेरर सेल ज्यादा इंड्यूस करेगी। और फेरर सेल्स जो बन रही है ना तुम्हारी, ये वाली फेरर सेल्स, इसी के तो ऊपर, इसी के ऊपर तो तुम्हारी क्या है? ये जितनी बनेगी, इसी ऊपर तुम्हारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली है, इसी ऊपर जा रही। तो जितना ये ज्यादा होगी, उतनी तुम्हारी वेस्टर्ली की स्पीड ज्यादा होगी। तभी देखो विंटर में तुम्हारे, अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। विंटर में तुम्हें पता है कि जो वेस्टर्ली होती है, ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल, वो तुम्हारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके। क्योंकि विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारी जेट स्ट्रीम बन रही है, वो बहुत स्ट्रांग बनती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आता है। अब ये स्ट्रांग बनने का क्या होता है? जितनी वो स्ट्रांग बनेगी, उतनी वो मेंडरिंग करती है। अभी जितनी मेंडरिंग करती है, उतना वो साउथ में चली जाती है। साउथ मतलब हमारे इंडियन प्लेन्स में पहुंच जाती है। मुझे पता है, अगर साउथ जाएगी, ये जितनी इसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना वो मेंटेनिंग करेंगी, उतना वो साउथ में जाएगी, तो इंडियन नॉर्दर्न प्लेन में चली जाती है, ठीक है। और यही कहलाती है तुम्हारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ था? कल के क्वेश्चन में क्या हो रहा था? जब आर्कटिक कोल्डर हो जाता है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। किसमें? जो पोलर सेल वाली होती है, पोलर सेल स्ट्रांग हो गई, पोलर सेल स्ट्रांग होगी तो फेरर सेल स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। देखो, अगर ये वाली सेल स्ट्रांग हो गई, पोलर सेल, ठीक है, ये वाली तुम्हारी अगर सेल स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, ये वाली, तो ये स्ट्रांग होने पे ये भी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये स्ट्रांग होने पे क्या होगा? जो भी तुम्हारी वेस्टर्नली है, जेट स्ट्रीम है, वो सब स्ट्रांग हो जाती है। और स्ट्रांग होने पे क्या होगा? वो ज्यादा मेंडरिंग करेंगी। ज्यादा मेंडरिंग करेंगी तो क्या होगा? वो इंडिया के साइड आ जाती हैं, ठीक है। इंडिया साइड आने पे तुम्हारा क्या होगा? वो जो, जब तक ट्रॉपिकल तुम्हारा मानसून तब तक नहीं आएगा, जब तक ये ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जाएंगे नहीं नॉर्दर्न प्लेन से। और अगर मान लो आर्कटिक में तुम्हारा क्या हो रहा है? बर्फ ज्यादा है, तो वो क्या है? जो जो वेस्टर्ली है वो नीचे आती जा रही है, वो जा ही नहीं रही। और जब तक नहीं जाएगी, तब तक हमारा मानसून स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को ये समझाने का, मेरा क्वेश्चन पूछने का लॉजिक ये था, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा, आर्कटिक ओशन में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो बहुत तेजी से पिघल रहा है, क्लियर। तो आर्कटिक मेल्टिंग, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ये सब क्या कर रहे हैं? इंडियन मानसून को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि इसका रिवर्स समझो, इसका रिवर्स क्या है कि आर्कटिक में तुम्हारी क्या है, लो बर्फ, मतलब लो आइस। लो आइस जब होगी तो तुम्हारी जो पोलर सेल है वो वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इससे क्या है, जो फेरर सेल है वो और वीक हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी वेस्टर्नली है, वेस्टर्नली, वो और वीक हो जाएगी। अब वेस्टर्नली वीक होगी तो क्या होगा, इसकी मेंडरिंग कम हो जाएगी, मेंडरिंग कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अब मेंडरिंग डिक्रीज होने से क्या होगा, मेंडरिंग और कम हो गई तो ये क्या होगा, जो वेस्टर्नली ऐसे जा रही थी ना ऐसे घूम के, वो बस ऊपर ऊपर निकल जाएगी और नीचे तक आएगी नहीं। और जितनी जल्दी हिमालय से ऊपर जाएगी उतना तुम्हारा मानसून पॉजिटिवली इम्पेक्ट करता है, ठीक है।